हेलो दोस्तों। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, आज से हम ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हम सी टेट के सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें लगभग 10 से 11 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल स्टडी 95 वीके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, क्लास आगे शुरू करूं इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। जैसे सी टेट के पेपर 1 में जो ईवीएस का पोर्शन है, वो लगभग 30 नंबर का पूछा जाता है। 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें 15 नंबर की थ्योरी होती है और 15 नंबर की पेडागोजी होती है। तो ये जो 15 नंबर की जो थ्योरी है वो हम 2 क्लासेस में कवर कर लेंगे। और इसमें जो है, हम इस 2 क्लासेस में केवल वही मतलब फैक्ट्स वगैरह कवर करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है, जो है पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ ही जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं, लगभग 2 से 3 साल के जो एग्जाम हो चुके हैं, उसके अनुसार जो एग्जाम पैटर्न रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता चलूंगा साथ के साथ कि किस तरीके से आपको फैक्ट्स वगैरह याद करने हैं। ठीक है। तो ये तो हमारे 15 नंबर की जो थ्योरी है उसका स्ट्रेटेजी रहेगी, और बाकी जो 15 नंबर की जो पेडागोजी है वो हम लगभग 3 से 5 क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो लगभग हमारी जो है टोटल क्लासेस 7 से 8 क्लासेस हो जाएंगी। तो 7 से 8 क्लास में हम ईवीएस को कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा डीपली हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो फैक्ट्स वगैरह पूछे जाते हैं, जो जैसे पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को जो है कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो बात कर लेते हैं जो पहला फैक्ट्स है, जिसके बारे में फैक्ट्स दिया हुआ है, रेड डाटा बुक्स के बारे में है। रेड डाटा बुक विश्व संरक्षण संघ है, जिसे पूर्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ, या अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ, IUCN, या IUCNNR के नाम से जाना जाता था। IUCN का पूरा नाम क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ठीक है। IUCN क्या करता है? एक सूची जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि संकटापन्न जो जीवों की प्रजातियां होती हैं, उनके प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन इसमें किया जाता है जो विलोपन के खतरे से गुजर रही हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड स्पीसीज के नाम दिया गया है। IUCN के 3 वर्ग होते हैं, जिसमें एंड में जो है पहला जो होता है एंडेंजर्ड होता है, दूसरा वल्नरेबल होता है, और तीसरा जो है रेयर होता है। तो ये जो प्रजातियां हैं, IUCN की जो 3 वर्ग हैं, इनको जो है थ्रेटेंड प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। इंडेंजर्ड, सुभेद्य और दुर्लभ, यानी एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर जो है थ्रेटेंड जो प्रजाति हैं, थ्रेटेंड जो कास्ट्स हैं उसके अंतर्गत ये आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि एक फैक्ट इसमें से उठा के कोई से भी पूछ लें। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न 2-3 साल से फॉलो हो रहा है कि इसमें से जब मान लो ये पूछ लेंगे IUCN का पूरा नाम ये है, IUCN एक स्टेटमेंट तो ये दे देंगे, और दूसरा स्टेटमेंट किसी भी और फैक्ट से दे सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो भी मतलब लाइन लाइन टू लाइन जो फैक्ट्स है उसको याद करते हुए चलना है। ठीक है। और रटते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में जो है हम उनको भूलें ना। ठीक है। तो रेड डाटा बुक्स के बारे में केवल इतना ही था। बात करें आगे जानवरों की, एनिमल्स की। तो जो जैसे इसमें बताया गया है कि जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं, जानवरों की जो खाल होती है, ऊपर की स्किन होती है, पर जो डिज़ाइन होते हैं वे उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। बालों के जो रंग है उसके कारण होते हैं। ठीक है। दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। क्या कह रहा है कि दिन में जो जागने वाले जानवर हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देखते हैं। ठीक है। दिन में जो जागने वाले जानवर हैं वो कुछ कुछ रंग ही देख पाते हैं, और जबकि रात में जागने वाले जो जानवर है हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं।
बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। ठीक है? कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जिसमें बता रहे हैं कि जैसे बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली जो है किसी मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। बात करें दूसरे फैक्ट्स की, तो कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे कुछ भी तूफान आने वाला होता है, भूकंप आने वाला होता है, तो पेड़ पे जो चिड़िया होती है वो चहचहाने, बंदर जो है इधर से उधर छलांग, जानवर जानवर जो है ये सब चीजें पहले भाप लेते। पहले क्या होता था, पहले तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी लोगों के पास में। तो लोग क्या करते थे, इनकी हरकतों को देख के, जानवरों की हरकतों को देख के अंदाजा लगा लेते थे कि कुछ वो मतलब कुछ भयंकर होने वाला है, जैसे तूफान या भूकंप। ये इस तरीके से जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जो कई जानवर होते हैं उनकी पूरी अपनी भाषा होती है। तो दोस्तों ये जो फैक्ट्स है ना, इनको ये इस तरीके से याद करते हुए चलेंगे। ये इसी तरीके से डायरेक्ट पूछ लेगा कि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? एक स्टेटमेंट ये दे देगा और दूसरा स्टेटमेंट इनमें से कोई और सा दे देगा। जैसे ये दे सकता है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते अंडे देते। तो ये पूछ लेगा कि क्या नाम है, स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट वन सही है, केवल स्टेटमेंट दो सही है, स्टेटमेंट वन और टू दोनों सही है, या स्टेटमेंट वन और टू दोनों ही गलत है। इस तरीके से पूछ लें, याद करते हुए चलना है। हाँ, जैसे इसमें दिया हुआ है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं, ठीक है, और शरीर पर बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चे देते हैं। जबकि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है? स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना, और कान के मध्य में तीन अस्थियां कौन कौन सी होती है, मेलियन, इनकर और स्टेपस का पाया जाना जो है प्रमुख होता है। स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो उनकी विशेषताओं में क्या है, इनके जो शरीर पर जो है बाल पाए जाते हैं, और दूसरा इनके कान के मध्य भाग में तीन अस्थियां होती हैं, मेलियन, इनकस और स्टेपस। ठीक है? यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। स्तनधारी वर्ग के जंतु जो है बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। ठीक, तो ये फैक्ट्स जानवरों के बारे में इतना ही था। सॉरी, हाँ, जानवरों के बारे में इतना ही था। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्लोथ के बारे में। स्लोथ जो है, स्लोथ दिखने में भालू की तरह होता है। ठीक है? पर ये भालू से अलग होता है। दिखने में भालू जैसा होगा लेकिन भालू से अलग होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर आराम से सोता है। दिन में जैसे 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में से ये 17 घंटे जो है पेड़ पर उल्टा लटक कर आराम से सोता है। ठीक है? इसकी जो पूरी उम्र होती है स्लॉथ की, वो पूरी 40 वर्ष होती है। इस 40 वर्ष के दौरान ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है। ठीक है? ये जो है हफ्ता में मतलब एक हफ्ते में एक ही बार जो है सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर जो है अपना पेट भरता है। इसी को जो है सबसे लेजीएस्ट एनिमल कहा जाता है। ठीक है? या डायरेक्ट जैसे अगर पूछ ले कि सबसे लेजी जानवर कौन सा है, तो वो स्लॉथ है। ठीक है? बात कर लेते हैं बाघ के बारे में। तो जैसे टाइगर, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अंधेरा हो रहा है तो वो जो भी हमें दिख रहा है, उससे 6 गुना बेटर टाइगर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती। ठीक है? जो बाघ की जो मूछें होती हैं, वो क्या करती हैं, जो हवा में जो कंपन होता है उसको भी भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। ठीक है?
दूसरा दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत जो है पहचान लेता है। ठीक? बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे-जैसे मौका उसे मिलता रहेगा, उसी के अनुसार वो जो है आवाज़ अपनी बदलता रहता है। बाघ का जो गुर्राना है, वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो रटना है, ठीक है? बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम भी जाते हैं। जैसे बाघ के जो दोनों कान हैं, बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। ठीक? बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत पहचान लेते हैं। हवा से पत्तों के हिलने, जैसे हवा से पत्ते हिलते हैं उसको, और मान लो शिकार जो झाड़ियों में है, उसके हिलने से हुई आवाज़ को जो है जो बाघ है वो तुरंत जो है पहचान लेता है। ठीक है? तो इतनी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं बाघ के बारे में वो हमें याद रखनी है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे हाथी की। तो हाथी को जो है पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसमें पानी और कीचड़ में। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। क्या मिलती है? ठंडक। पानी और कीचड़ में खेलने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के जो कान हैं वो पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वज़न का होता है। ठीक है? जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होता है, वो लगभग उसका जो वज़न होता है वो 200 केजी का होता है। तो एक जो बड़ा हाथी है वो दिन में 100 किलोग्राम से 100 केजी से ज़्यादा जो है पत्ते और झाड़ियाँ जो है वो खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक? हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी जो है बच्चे होते हैं। मान लो ये हाथियों का एक झुंड है, उसमें 10 या 12 जो है हथनी होती है और बाकी जो है उसमें बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कि अ, हाथियों के झुंड की सबसे बुजुर्ग मतलब नेता कौन, मतलब ऐसे पूछा जा चुका है कि हाथियों के झुंड का सबसे मतलब नेता जो है कौन होगा? उसमें बताया गया था कि हाथियों के झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो हाथियों के झुंड की नेता होती है। ठीक है? 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है। 14-15 साल तक। फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। ठीक? फिर बात कर लेते हैं हम लंगूर, मगरमच्छ, छिपकली, सांप और कुत्ते के बारे में। तो बात करते हैं लंगूर की। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को जो है संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर खास तरीके की आवाज निकालता है और अपने जो साथी हैं उसके उनको जो है संदेश देता है जिससे वो जो है चौकन्ने हो जाते हैं। मगरमच्छ और छिपकली की बात करते हैं। तो मगरमच्छ और छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। कैसे कान होते हैं? छोटे छेद जैसे होते हैं, लेकिन ये जो है आसानी से दिखाई नहीं देते। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। मछलियाँ जो होती हैं वो खतरों की जो चेतावनी होती है वो एक दूसरे को बिजली की जो तरंगे होती हैं उससे देती हैं। डॉल्फिन भी अलग-अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दाँत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दाँतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दाँत घिस जाते हैं। ठीक है? गिलहरी के जो दाँत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर वो काटे या कुतरे ना तो उसके दाँत बहुत बढ़ जाएँगे। लेकिन काटने और कुतरने से उसके जो दाँत होते हैं वो घिस जाते हैं, जिसके कारण उसके दाँत जो हैं छोटे ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है? बिल्ली के दाँत जो हैं नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। गाय के आगे के दाँत पत्तों को काटने के लिए होते हैं। ठीक है? और पीछे के दाँत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। बात कर लेते हैं साँप की। तो हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले साँप मिलते हैं। ठीक है? 4 तरह के जहरीले साँप होते हैं। नाग हो गया, करैत हो गया, दुबैया हो गया और अफाई हो। जब साँप किसी को काटता है तो उसके जो 2 खोखले वाले दाँत होते हैं, 2 खोखले ज़हर वाले दाँत होते हैं, जो ऊपर की तरफ होते हैं।
उनसे क्या करता है, व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जो 2 खोखले जहर वाले दाँत होते हैं, व्यक्ति के शरीर में जहर चला, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सीरम नाम की जो दवाई है, जहर से बनाई जाती है, और वो व्यक्ति को जब दी जाती है जब उसको सांप काट लेता है, जहरीला सांप काट लेता है, तो उसे एक सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। ठीक। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के जो है बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। और सपेरे को जो है कालबेलिया भी कहते हैं। जो सपेरे होते हैं उसको कालबेलिया कहते हैं। ठीक है। कुत्ता, कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। बात कर लेते हैं कुत्तों की, तो कुत्तों की जो गलियां होती हैं, कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो ये कुछ जानकारी है, पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा क्या ही जानकारी है, लेकिन इसी में से ही जो है क्वेश्चन हर बार पूछे। ठीक है। हम बात कर लेते हैं केचुआ, चींटी, मच्छर और पक्षी के बारे में। तो केचुआ जो है जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। मिट्टी को मुलायम करने का काम कौन करता है? ठीक है। और केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। जो जमीन पर पड़ी हुई पत्तियां होती हैं उनको, जो पौधे होते हैं उनको खाते हैं। और इनके मल से जो है जमीन जो है उपजाऊ हो। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है पूछ लेंगे कि किसानों का मित्र किसको माना जाता है? केचुए को। ठीक है। तो दूसरा जो फैक्ट है चींटियों के बारे में, चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। चींटियों की भी एक रानी होती है जो अंडे देती है, और जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जो काम करने वाली चींटी होती है वो भोजन ढूंढकर जो है बिल तक लाती है, और बिल का जो ध्यान रखती है वो चींटी सिपाही सिपाही चींटी रखती है। और रानी जो चींटी है वो अंडे देती है। ठीक है। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। जो दीमक होता है और ततैया होता है, ये लोग भी जो है अपने 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 ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक। बात करें मच्छर की, तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर तलवे की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में जो है अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छर से फैलते हैं रुके हुए पानी में तेल डालने पर। जैसे इसमें दिया हुआ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है मच्छर, चिकनगुनिया जो है मच्छर से फैलता है। ये जो बीमारी है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, मच्छर से फैलता है। कैसे फैलता है? पानी जो रुका हुआ होता है, या सड़ा हुआ पानी होता है, उसमें तेल डालने पर पृष्ठ पर तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे लार्वा जो है मर जाता है। ठीक है। ये तो अगर पानी जो है गंदा हो जाता है तो उसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जो है पनप से ये बीमारी, इन बीमारियों से इन बीमारियों को रोकने के लिए जो रुका हुआ पानी होता है उसमें तेल डाल दो। जैसे मिट्टी का तेल अगर उसमें डाल देते हैं तो जो उसका जो सतह होती है उस पर जो है तनाव कम हो जाता है, और जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वो रुक जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी तो मच्छरों को जो है ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, इससे जो है लार्वा जो है वो मर जाता है। और ये जो चिकन डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारी, ये खत्म। ठीक है। बात करें रेशम के कीड़े की, तो अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा है अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही जो है पहचान लेता है। बात करें पक्षियों की विशेषताओं की, तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जो पक्षी होते हैं केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे मान लो मतलब कोई पक्षी है, उसका जो सिर है, जो सिर के दोनों तरफ उसकी जो है आंखें होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। चील, बाज, गिद्ध हमसे जो है 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते
गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देते। ठीक है। जो नर पक्षी हैं अपने घोंसले बनाते हैं। नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें जो है अंडे देती है। तो जो वीवर पक्षी है, और वीवर में भी मेल जो पक्षी है, मेल वीवर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं। और जो फीमेल वीवर होती है उन सभी घोंसलों को देखती है और जो उनमें जो है जो उसमें जो है अंडे देती है। ठीक है। पाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। पाख्ता जो होती है, पाख्ता एक चिड़िया होती है, वो कैक्टस या कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ जो होती है उसमें अपना घोंसला बनाती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू जो है अपनी गर्दन जो है पीछे तक घुमा सकता है। मैना एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और उद्यान, मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पार्क्स इन इंडिया। तो जिम कॉर्बेट के बारे में बात करें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघों की आबादी बहुत अधिक है। यहाँ जो है बाघों की आबादी बहुत अधिक है। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात गुजरात में है। 1913 में एशियाई सिंहों के संरक्षण के लिए स्थापित हुआ था। यह बाघ संरक्षित क्षेत्र या एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है ये। बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल, अ, सबसे बड़ा जो जीवमंडल रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। 1973 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। बात कर लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, जो असम में है। ये जो है एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध होता है। और 1985 में विश्व विरासत स्थल में जो है घोषित किया गया था। यूनेस्को में जो है इसको 1985 में इसको शामिल किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, 1968 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया था, बाघों के लिए प्रसिद्ध। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। ठीक है, सबसे छोटा है ये। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस लद्दाख में है, सबसे अधिक ऊंचाई पर भी। ठीक है। पहला बाघ अभयारण्य जो है सरिस्का है राजस्थान में। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है नागार्जुन सागर में है। नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ठीक है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है केबुल लामजोवा है, वो मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है केबुल लामजोवा है, जो मणिपुर में है। ठीक। बात कर लेते हैं विशेष पौधे, जंगल एवं कृषि के बारे में। तो नेपेंथिस जो है इंडोनेशिया, नेपेंथिस जो प्लांट है, जो पौधा है, वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में जो है पाया जाता है। यह पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। इसे घड़े जैसा आकार व ढक्कन होता है। इसका जो है घड़े जैसा आकार व ढक्कन होता है। सुगंध से कीड़े इसके ओर आकर्षित होते हैं और इसे जो है गठपर्णी पौधा भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे इस तरीके से होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ढक्कन है ये इस तरीके से होता है। ये जो ढक्कन होता है ये खुला हुआ होता है। तो क्या होगा कि कीड़े मकोड़े जो है इसके जो अंदर सुगंध होती है उसको देख देख के आएंगे, देख देख के आएंगे, सूंघ सूंघ के आएंगे। तो जैसे ही कीड़े मकोड़े इसमें आ जाते हैं ये ऊपर से ढक्कन बंद कर लेते हैं। इन्हीं को ही जो है ये नेपेंथिस जो प्लांट है वो कीड़े मकोड़ों को खाता है। इसे ही जो है गठपर्णी पौधा भी इसी को कहते हैं, नेपेंथिस को। बात कर लेते हैं बरगद की। तो बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं जो टहनियों से
निकलकर ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं और मजबूत खंभों की तरह सहारा देती हैं। बात कर लेते हैं रेगिस्तानी ओक की, डेज़र्ट ओक। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऊँचाई जो है 11 से 12 फीट की होती है। इसकी जड़ें जो है 250 से 300 फीट गहरी गहरी जो है पानी तक जाती है। मतलब गहरी तक जाती हैं। पानी की खोज में जो है ये 250 से 300 फीट गहरी नीचाई तक जो है चली जाती है। पानी जो है तने में जमा होता है। लोग इसमें पाइप डालकर पानी जो है निकालते हैं। जंगल अधिकार कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007। जो लोग 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं, उन्हें वहाँ की ज़मीन और उपज का अधिकार होता है। कितने सालों से? 25 सालों से। कौन सा एक्ट है? जंगल अधिकार कानून 2007। क्या कहता है? 25 सालों से जंगलों में रह रहे लोग, उन्हें जो है वहाँ की ज़मीन और उपज का जो है अधिकार होता है। जंगल का संरक्षण ग्राम सभा करती है। तो जंगल है का जो संरक्षण है वो ग्राम सभा करती है। कृषि के प्रकार होते हैं जैसे सेरीकल्चर, जो रेशम का उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन। तो सेरीकल्चर हो गया। फिशरीज जैसे मत्स्य पालन, तो पिसीकल्चर हो गया। अंगूर की खेती को कहते हैं विटिकल्चर। और सब्जियों, फूलों और फलों का जो उत्पादन होता है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। हम बात कर लेते हैं बीज और विदेश से आई सब्जियों के बारे में। तो हरी मिर्च, टमाटर और जो आलू है वो साउथ अमेरिका। हरी मिर्च, टमाटर और आलू ये कहाँ से आए हैं? साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर कहाँ से आई है? वो यूरोप से आई। और कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आई है? वो अफ्रीका से आई है। सोयाबीन जो आई है वो चीन से आई। और इसके बाद देखते हैं हम जो पौधे जो खाने योग्य होते हैं। पौधे के खाने योग्य भाग, जिस भाग को हम खाते हैं, जैसे जड़ होती है। जड़ को मतलब किस किस पौधे की हम जड़ खाते हैं? जैसे मूली होती है, मूली काट के खाते हैं ना, अचार भी डालते हैं उसका, की भुर्जी भी बनाते हैं। ऐसे ही गाजर हो गया, गाजर का हलवा, गाजर की सब्जी। ठीक है, और इसी तरीके से चुकंदर, तो ये जो है जड़ें होती हैं जिसको हम लोग खाते हैं। बात कर लेते हैं तने के बारे में। जिस तने को हम खाते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हुआ, अदरक हुआ, ये तना होती है। ठीक है, इसको हम खाते हैं। बात करें पत्ती की, तो पत्ती में हम क्या क्या खाते हैं? धनिया खाते हैं सब्जी में डाल के। जैसे हरा धनिया होता है ना, सब्जी बनने के बाद में हरा धनिया डाल देते हैं उसमें, उससे स्वाद आ जाता है। फिर पत्ता गोभी होती है, पालक होता है, कड़ी पत्ता होता है, मेथी होती है। ठीक है, सरसों होती है, जो सरसों का साग वगैरह होता है वो। फिर बीज के बारे में हम बात करें तो जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, छोले हो गए, राजमा हो गया, तो ये सब ये जो है बीज होते हैं। ठीक है, इन इन सबको हम खाते हैं, बीज के रूप में खाते हैं। बात कर लेते हैं फूल की। फूल में जैसे सहजन का फूल होते हैं वो खाते हैं। केला हो गया, कचनार हो गया। फली में जो है मटर खाते हैं। मटर हो गए, और एक गुआर की फली जिसको बोल देते हैं, और एक फ्रांस बीन जिसको बोलते हैं, वो हो गया फली का। तो ये सब जो है हम खा सकते हैं। बात कर लेते हैं कुड़ुक भाषा की। कुड़ुक भाषा जो है झारखंड की आदिवासी जनजाति होती आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहा कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि किस भाषा में तोरंग को जंगल को तोरंग कहते हैं? किस भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं? कुड़ुक भाषा में कहते हैं। ठीक है, तेरा कुड़ुक कुड़ुक भाषा में कहते हैं। या डायरेक्ट पूछ लेंगे कुड़ुक कहाँ की भाषा है? तो झारखंड की आदिवासी जनजाति की भाषा है। बात करें क्रोटोन पौधों की, तो जमीन की दशा बताते हैं। क्रोटोन जो पौधे होते हैं वो जमीन की दशा बताते हैं, सिग्नल देते हैं। कैसे? मिट्टी सूखने पर मिट्टी सूखने पर पत्तियां जो है सूख कर झड़ने लगती है। जब मिट्टी सूख कर पत्तियां जो है सूख कर झड़ने लगेंगी, तो वो बताएंगे कि जमीन में जो है नमी कम है। ठीक है, इस तरीके से जो प्रोटोन जो पौधे होते हैं वो जमीन की दशा बताते हैं, सिग्नल देते हैं कि जमीन में जो है नमी कम कम हो रही है या ज़्यादा, इस तरीके की। हाँ, तो बात कर लेते हैं आगे की। तो ये ईवीएस का नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक की वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं।
सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की। पत्तियां पादप, ये खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? पौधे की जो होती है वो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल और जो खनिज है वो वेजल्स द्वारा जो है पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। ये जो वेजल्स होती है वो नली के समान होती हैं, तथा जड़, तना और शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। ये जो वेजल्स होती हैं वो जड़ से लेकर के तने, शाखाओं और पत्तियों तक जो है फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, हरा जो है पिगमेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। पत्तियों में एक हरे कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश या सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। जैसे क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की जो है सहायता करता है। क्लोरोफिल, ये जो पत्तियों में जो हरा पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये क्या करता है कि जो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसकी जो ऊर्जा होती है उसका संग्रहण करता है, उसको स्टोरेज करता है। स्टोरेज करने में पत्ती की जो सहायता होती है वो करता है। क्लोरोफिल जो है पत्ती की सहायता करता है सौर प्रकाश को या सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको स्टोरेज करने में। इस ऊर्जा का उपयोग जो है वो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करता है। फोटोसिंथेसिस में करता है। क्योंकि फूड सिंथेसिस से सूर्य के प्रकाश की क्योंकि फूड सॉरी क्योंकि फूड सिंथेसिस जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। पत्तियों द्वारा पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में, प्लांट में खाद्य के रूप में संचित जो है हो जाती है। ठीक है। बात कर लेते हैं झूम खेती की। तो झूम खेती का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। तो क्या करते हैं, जो एक फसल, जैसे कुछ फसल कटी किसी से, जैसे कुछ खेत वगैरह है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो फसल थी उसको जो है काट दिया, कुछ खरपतवार इसमें रह गई, उसे क्या करते हैं, उसको काटते नहीं है। ठीक है, उसे उसी जगह छोड़ देते हैं। उसी जगह छोड़ देंगे तो वो बड़े बड़े होकर क्या बन जाएगा, बांस या जंगल इसमें जो है उग जाए, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसको उखाड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, इसको गिरा के इसमें इसको जो है जला देंगे। जलाने के बाद में यहाँ की जो राख बचेगी, ठीक है, यहाँ की जो राख बचेगी तो वो इस जमीन के लिए खाद का काम करती है। ठीक है। तो जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी जो है ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी है तो जमीन को जोता नहीं जाता। ठीक। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है। जैसे फसल उगती है उसमें भी जो है अनचाही घास या जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, तो उसको जो है उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी जमीन जो है उपजाऊ बनी रहती है। स्थानांतरित कैसी है, झूम खेती। जो झूम खेती है जो, उसको जो है स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में जो है की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहते हैं। तो झूम खेती को तीन नामों से जाना जाता है। एक तो झूम खेती हो गई, जनजातीय कृषि हो गई, और एक स्थानांतरित खेती हो गई। ये चीजें हमें याद रखनी। ठीक है।
बात कर लेते हैं हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की। तो हमारे हमारे भोजन में मुख्य जो है पोषक होते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और खनिज लवण, जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स, ये जो है हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्व होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च यानी मंड तथा शुगर के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी जो है ऊर्जा मिलती है। तो जो कार्बो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को जो है ऊर्जा देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या क्या है, स्टार्च है और शुगर है। तो स्टार्च और शुगर के रूप में जो है मुख्य कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में रहता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और फैट जो है उससे भी हमें जो है ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो शरीर की वृद्धि के लिए होगी तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन, बॉडी बिल्डर भी कहते हैं। ठीक है, जो जैसे जिम जाने वाले लड़के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने भोजन को जो है प्रोटीन युक्त बनाते हैं। उससे क्या होता है, उनकी जो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प होती है। ठीक है। तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दाँत और मसूड़ों को जो है स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन जो है कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिनों का एक समूह होता है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की जो है अल्प मात्रा में, ठीक है, ये जितने भी विटामिन हैं इन सभी के जो है थोड़े मात्राओं में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्राओं में सभी इन विटामिनों की हमारे शरीर को होती है। तो इसमें देख लेते हैं कि विटामिन ए जो है हमारी त्वचा को, विटामिन ए जो है हमारी त्वचा के लिए होता है। तो त्वचा तथा आँख को स्वस्थ बना बना के रखता है। ठीक है। और विटामिन जो सी है वो बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। और विटामिन डी जो है हमारी जो बोन्स होती हैं और दांतों का जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। विटामिन डी वो हमारी जो हड्डियां हैं उनको और दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी बनाता है। जो सुबह की जो किरणें होती हैं सूर्य की, यदि हम किसी के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो सुबह की जो सूर्य की किरणें होती है कुछ हद तक जो मात्रा है वो पूर्ति उससे सूर्य की किरणों से हो जाती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से जो है अधिक होती है। चावल में जो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इसलिए चावल जो है कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन होता है। ठीक। इनके अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स तथा जल की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो रफेज के नाम से भी जाने जाते हैं। डाइटरी फाइबर को किस नाम से जाना जाता है? रफेज के नाम। ठीक है। वृक्षांश के जो रफेज है, रफेज के जो मुख्य सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? साबुत खाद्यान्न, जो साबुत अनाज वगैरह होता है, दालें हो गई, आलू, ताजे फल और सब्जियां। तो ये जो है रफेज के जो है मुख्य सोर्सेज हैं। साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। ठीक है। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है, छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। बात कर लेते हैं पाचन व स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, जैसे हमें जब भी भूख लगती है तो उसका पता हमें कैसे चलता है?
तो हमारे मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है उससे हमें जो है पता चलता है। वो हाई मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन को जो है सिग्नल भेजता है कि भूख लग रही है। ठीक है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती हैं। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है। चबाकर खाने से लार से टाइलिन जो है निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन जो है मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके होते हैं। पकाने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे भून कर पकाते हैं, उबाल कर बना सकते हैं, तल कर बना सकते हैं और सेक कर। पेट का जो तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तब पेट में पाया जाने वाला पाचक रस एसिडिक होता है। ठीक है। पेट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तब पेट में पाया जाने वाला जो पाचक रस है वो एसिडिक होता है। अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, नहीं तो अचार जो है वो खराब हो जाएगा। जब दस्त या उल्टी होती है तो शरीर से बहुत पानी निकल जाता है। ऐसे में पानी में शक्कर और नमक मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना चाहिए। बीमारी रोकने के लिए घरेलू दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक है। दोस्तों 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं अभी, थोड़ा पानी वगैरह पी लूँ। दोस्तों बात करें मलेरिया एनीमिया के बारे में, तो रोनाल्डो रोस ने जो है सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। इसने बताया था रोनाल्ड रोस ने। ये भारतीय मूल के थे। ठीक है। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। जब भी मलेरिया का बुखार होगा तो हमें जो है कपकपी लगेगी और ठंड लगेगी, जिससे जो है हमें पता चल जाएगा कि हमें जो है बुखार। मलेरिया मादा मच्छर जो है एनाफिलीज से फैलता है। मादा मच्छर होता है एनाफिलीज, उससे जो है मलेरिया फैलता है। ठीक है। मलेरिया को दूर दूर करने की दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो मलेरिया को जो दूर करने की दवाई है वो जो सिंकोना का पेड़ होता है की छाल से जो है बनाई जाती है। एनीमिया हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी। एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी के कारण होगा, या हेमोग्लोबिन की कमी होती है उसके कारण जो है होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। एनीमिया जो है यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है, जिससे बच्चों का एनर्जी लेवल लो हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। बात कर लेते हैं कुछ विशिष्ट पकवान की या व्यंजन की, जैसे ऊंधियो होता है। सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ मटके में भरते हैं और सील बंद करके कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर पकाते हैं। गुजराती में ऊंधियो का मतलब है उल्टा। ठीक है। इसके साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां, मक्खन, दही और छाछ खाई जाती है। ठीक है। पूछ लेंगे कि ऊंधियो जो है कहाँ का व्यंजन है, तो कहाँ का व्यंजन है ऊंधियो? गुजराती। ठीक है। बात कर लेते हैं लिंगोफेन की। तो यह सांप के मांस से बनाया जाता है सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान, जिसे हांगकांग में खाया जाता है। और बात कर लेते हैं कुछ घरेलू उपाय जो भोजन को खराब होने से बचाते हैं। ये सब जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ या फैक्ट्स वगैरह दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, ईवीएस की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, 3 से लेके 5वीं तक क्लास तक की जो बुक्स हैं, उन सब में ये जानकारी दी हुई है। क्योंकि सीटेट जो है सीटेट का जो पेपर 1 है और सीबीएसई जो है क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की जो एनसीईआरटी है ईवीएस को उसको फॉलो करती है। उस इसलिए जो ये जानकारी है या फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ। ठीक है। तो इनको जो है याद करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। मल्टीपल टाइम इनको रिवाइज करना है। मल्टीपल टाइम आप वीडियो को देखें और इसको जो है रिवाइज करते हुए चलें।
तो बात कर लेते हैं, मिल्क को जो है खराब होने से बचाने के लिए उबालते हैं, ठीक है। बात करें हरा धनिया जो ग्रीन कोरिएंडर होता है, गीले कपड़े में लपेट कर रख, ताकि ये सूखे ना, ठीक है। सूख जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। पके हुए जो चावल होते हैं कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, और प्याज लहसुन को जो है खुले में रखते हैं, नमी से बचा, इससे जो है इनमें नमी नहीं होती है, तो ये सही रहते हैं। अगर इनमें नमी हो जाती है तो ये खराब हो जाता है, सड़ान मारने लगता है, स्मेल इनमें आने लगती है। बात कर लेते हैं मधुमक्खी पालन की। तो बिहार के मुजफ्फर का बोचाहा गांव, कौन सा बोचाहा गांव, कहाँ का, बिहार का मुजफ्फरपुर का गाँव, बोचाहा गांव। यहाँ लीची के पेड़ जो है अधिक पाए जाते हैं, जिनके फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। कौन से फूल मधुमक्खियों को लुभाएंगे? लीची के पेड़। लीची के पेड़ पे जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को अधिक लुभाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी अंडे देने का समय होता है, ठीक है। मधुमक्खी के अंडे देने का समय कब से होगा? अक्टूबर से दिसंबर। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का यही जो है सही समय हो। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, ठीक है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलेंगे? फरवरी में खिलते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और कुछ नर मक्खी भी होती हैं। काम करने वाली मक्खियाँ दिन भर रस ढूंढ, जो काम करने वाली मक्खियाँ होंगी वो क्या करेंगी? दिन भर जो है रस ढूंढेंगी, और रस मिलने पर वह खास नाच करती हैं, जिससे जो है दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का जो है प्रयोग होता है, जिसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। जैसे मधुमक्खी का जो पालन होता है उसमें बक्से का प्रयोग, कि उसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। इसमें मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। बात कर लेते हैं इग्लू की। इग्लू, चांगथांग और पश्मीना शॉल। इग्लू जो है बर्फ के घर होते हैं जो टुंड्रा प्रदेश में होते हैं। एस्किमो प्रजाति द्वारा ये बनाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश कौन से होते हैं? टुंड्रा प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जो सालों साल जो है बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है। तो बर्फ के घर घर जो है टुंड्रा प्रदेशों में होते हैं, और एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं। चांगथांग की बात करें तो ये जो है पश्चिमी उत्तरी तिब्बत में जो है 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पठार है। चांगथांग क्या है? एक पठार है जो पश्चिमी उत्तरी तिब्बत में 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और चांगपा इसमें प्रजाति है। यहाँ जो है चांगपा प्रजाति रहती है कहाँ पे? चांगथांग। तो कौन सी प्रजाति? कितनी ऊंचाई पर स्थित है ये पठार? 5,000 मीटर, ठीक है। और कहाँ पे स्थित है ये? पश्चिमी उत्तरी तिब्बत में। कितनी जानकारी इसमें? तो चांगपा अपने टेंट को रेबो कहते हैं। जो चांगपा होते हैं, ये जो चांगपा प्रजाति है, ये जो टेंट वगैरह लगाते हैं तो ये अपने टेंट को रेबो कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है हवा चलती है। रेबो टेंट के पास जानवरों को रखने की जगह को लेखा कहते हैं। ये जो रेबो है, रेबो टेंट है, इसके आसपास जो जानवर की रखने की जगह होती है उसको लेखा कहते हैं, जिसकी दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। हम बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल की। तो ये चांगपा बकरियों के बालों से ही बनती है। जो चांगपा बकरियां हैं उसके बालों से ही बनती है, और 5,000 मीटर ऊंचाई, यानी तक -40 डिग्री सेल्सियस तक और ये रहती है। ये जो चांगपा बकरियां हैं, ये जहाँ रहती है वहाँ का जो तापमान है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। तो इनका बाल, एक एक बाल इतना पतला होता है कि 6 बाल हमारे और एक बाल के बराबर होते हैं। मतलब हमारे 6 बाल, और सॉरी सॉरी इनके जो है 6 बाल होते हैं, और हमारा जो है एक बाल होता है, ठीक है। तो ये जो एक बाल है वो हमारा है, और इनके 6 बाल होते हैं। इतने पतले इनके बाल होते हैं, ठीक। 250 घंटों की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनती है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितनी गर्म होती है, ठीक है। बात कर लेते हैं ब्रेल लिपि।
ग्रेगर मेंडल एवं अल-बरूनी के बारे में। तो ग्रेगर मेंडल जो है, सॉरी, ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने खोजी थी। यह मोटे कागज पर 6 बिंदुओं पर आधारित उभरी हुई लिपि है, जिसे छूकर जो है पढ़ा जाता है। इसने खोजी थी लुई ब्रेल ने। ठीक है, कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो कैसे खोजी थी? यह एक मोटे कागज पर 6 बिंदुओं पर आधारित उभरी हुई लिपि है, जिसे छूकर पढ़ा जाता है। बात करें ग्रेगर मेंडल की, तो ग्रेगर मेंडल का जन्म जो है 1822 में हुआ था, और मठ के बगीचे में 28,000 मटर के पौधों पर 7 साल प्रयोग किया इन्होंने। मटर के गुण गुण जोड़ियों में आते हैं। मटर के जो गुण हैं वो जोड़ियों में आते हैं, जैसे चिकना या खुरदुरा। ठीक है। बात कर लें अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी 1000 वर्ष पहले उज्बेकिस्तान से भारत आए थे, भारत आया था। ठीक है। इन्होंने भारत के जो तालाब हैं, चबूतरों और सीढ़ियों की वास्तुकला की प्रशंसा की थी। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है अभी। बात कर लेते हैं बछेंद्री पाल की। तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली व विश्व की जो है 5वीं महिला थी। तो भारत की तो पहली महिला थी और विश्व की 5वीं महिला थी। 23 मई 1:07 पर को जो है 8848 मीटर ऊंची चोटी पर इन्होंने जो है कदम रखा था। गाइड कौन थे इनके? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं। बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की, तो आंध्र प्रदेश की वेट लिफ्टर है, जो 130 केजी तक भार उठाती हैं, और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते थे। बात करें चमकता सितारा की, तो चमकता सितारा सूर्यमणि झारखंड की आदिवासी महिला है। झारखंड की आदिवासी महिला है। इन्होंने कुड़ुक भाषा में तोरंग, जिसका अर्थ होता है जंगल, ठीक है, केंद्र खोला, जो संस्कृति और जड़ी बूटियों के संरक्षण का काम करता है। दोबारा से देख लेते हैं। अ, सूर्यमणि जो है झारखंड की आदिवासी महिला है। इन्होंने कुड़ुक भाषा में केंद्र खोला है, जो संस्कृति और जड़ी बूटियों के संरक्षण का काम करता है। कुड़ुक भाषा उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। कुड़ुक भाषा जो है उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है, और कई भाषा है ये कुड़ुक भाषा कहाँ? झारखंड की। ठीक है। बात करें सुनीता विलियम। दोस्तों, बात करें सुनीता विलियम की, जो है अंतरिक्ष में 360 किलोमीटर दूर और 6 महीने से ज़्यादा जो है ये स्पेस में रही थी, जो यहाँ से लगभग 360। और बात करें स्पेस में जो है पानी की, तो पानी जो है बुलबुलों की तरह तैरता है। वहाँ पर जो मनुष्य के बाल है वो बिल्कुल खड़े, और मनुष्य जो है एक एक जगह से दूसरी तरह जगह जाने के लिए तैर कर जाता है। ये मनुष्य को जो है एक जगह टिकने के लिए स्वयं को जो है बांधना पड़ता है। पहली बार जो अंतरिक्ष में व्यक्ति गया था वो नील आर्मस्ट्रांग गया था, चांद पर गया था, प्रथम व्यक्ति। बात करें परिवार की। परिवार जो है एकल परिवार होता है। जैसे एकल परिवार में कौन कौन होता है? बात करें संयुक्त परिवार की, उसमें क्या होता है? दादी। और एनसीएफ 2005 के अनुसार 3 से 5 टीवीएस की टीम है। जैसे परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम जो चीज़ें बनाते हैं, और हम जो बनाते हैं। ये जो 6 प्रकार की जो थीमें हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये थीम से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है थीम। बात करें मिड डे मील की, तो 15 अगस्त 1995 को ये शुरू हुआ था, और दांडी यात्रा 1930 में गांधी जी द्वारा नमक तोड़ने हेतु शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट अलग है, दांडी यात्रा वाला, और मिड डे मील का फैक्ट अलग है। मिड डे मील जो है 15 अगस्त 1995 को शुरू। ठीक है। मिड डे मील में क्या होता है? दोपहर का जो खाजन है, सॉरी, दोपहर का जो भोजन है, वो क्लास 1 से लेकर 5 तक का, वो मिड डे मील योजना में भोजन मिलता है क्लास 5 तक के।
जो 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। बात करें दांडी यात्रा की, दांडी यात्रा 1930 में जो है गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी, नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, जल एवं मृत सागर, वाटर रोड जो डेड सी है, पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है, अलवण जल या ताज़ा जल जो है वो केवल 2.7% है। और मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर दुनिया, मतलब मृत सागर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो लवणीय जल है वो यहीं पाया जाता है, यानी नमकीन जो जल है वो यहीं पाया जाता है। इसमें 1 लीटर में 300 ग्राम तक नमक मिलता है। जो डेड सी में जो पानी है, जो डेड सी सागर में जो पानी है, वो जो है इतना लवणीय है, इतना खारा है कि वहाँ पे 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। इसमें जो है व्यक्ति डूबता नहीं है, आसानी से इस पानी में जो है तैर सकता है। ठीक है, बात करें तरुण भारत संघ की, तो तरुण भारत संघ जो है जल संरक्षण का काम करने वाली एनजीओ है, जिसने 10,000 से ज़्यादा जोहड़ और तालाब बनाए हैं। दोस्तों, आज की क्लास में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो आगे आने वाली और भी जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी।